हम लोगों ने स्टडी किया है एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म होते हैं। एक एनर्जी का फॉर्म है मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें हम वर्क करते हैं, फोर्स लगाते हैं और चीजों में डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट इज मैकेनिकल वर्क एंड द एनर्जी यूज्ड इज मैकेनिकल एनर्जी। दूसरा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज आल्सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और उनके पास जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में या किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है और मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। ये हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन टू द अदर फॉर्म। मैकेनिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और दूसरी एनर्जी में हमने एक प्रिंसिपल बताया कि सभी एनर्जी में हम यूनिट एक ही रखेंगे, इसलिए हमने सब में यूनिट जूल रखा। ओके, इट इज एन ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट जूल, जिन्होंने हीट पर बहुत काम किया, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों। और उन्होंने जब तक ये काम हुआ उसके पहले हीट की यूनिट चलती थी 1 कैलोरी। कैलोरी अभी भी प्रैक्टिकल यूनिट हीट की मानी जाती है। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए यूनिट मास को जितनी हीट लगती है उसको 1 कैलोरी हीट कहते हैं। लेकिन बाद में जब ये हुआ कि हीट एनर्जी की यूनिट है और हमको एनर्जी की एक ही यूनिट माननी है, जूल, तो फिर ये हुआ कि जूल हीट की एनर्जी मान सकते हैं कि, लेकिन एसआई सिस्टम में ये फैसला हुआ कि एनर्जी को जूल ही माननी है। तो फिर उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम लोगों ने कन्वर्शन करके निकाला। कन्वर्शन में सच आना चाहिए, इसलिए मैकेनिकल वर्क किया गया, मैकेनिकल वर्क से हीट बनाई गई, मैकेनिकल वर्क से हीट बनाई गई और कैलोरी को हमने मेजरमेंट किया कि एक कैलोरी में 4.2 किलो जूल होते हैं। एग्जैक्टली 4187 मैकेनिकल वर्क करते हैं जूल, तो एक कैलोरी हीट बनती है। सो दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल वर्क। तो एक कैलोरी में 4.2 जूल वर्क होता है। हम लोग जूल की यूनिट को पहचानते हैं, उससे काम करेंगे। ओके, तो फिजिक्स के इस सेक्शन में हम लोग यूनिट जूल पर काम करेंगे। कन्वर्शन हमको मालूम है 4.2 जूल से एक कैलोरी बनती है। हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट जब किसी सर्किट से या किसी कंडक्टर से फ्लो होती है तो उसके रेजिस्टेंस के कारण उसमें हीट पैदा होती है और ये जो हीट होती है ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि ये हीट कितनी होती है। दिस हीट इज इक्वल टू I² R पर सेकेंड। और अगर हमने इसको t सेकेंड का टाइम दिया तो हीट एनर्जी कितनी हो जाएगी, I² R T। पावर, 1 सेकेंड की एनर्जी को पावर कहते हैं, तो पावर कितनी होगी, I² R। ये हीट एनर्जी पैदा होती है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हीट एनर्जी जब पैदा होगी तो वो कंडक्टर गर्म हो जाएगा। अब जब ये कंडक्टर गर्म हो जाएगा तो इस कंडक्टर के गर्म होने के फिनोमिना के कारण 2 इफेक्ट हमने देखे कि वो इतना गर्म हो जाएगा कि गर्म होते 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 लाल हो जाएगा और फाइनली पिघल जाएगा। ये हो सकता है। ओके, कई मटेरियल पिघलते हैं और कई नहीं पिघलते। सबसे पहले कोई कंडक्टर पिघलेगा गर्म होकर तो क्या इफेक्ट होगा, याद रखिए, जब भी एक सर्किट में करंट फ्लो हो रही है और सर्किट में जिस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रही है ये कंडक्टर अगर गर्म होते होते पिघल गया तो पिघलने से ये ऐसा हो गया। नाउ देयर इज अ ब्रेक इन द सर्किट। ब्रेक इन द सर्किट होने से क्या होगा, करंट बंद हो जाएगा और वो करंट जीरो हो जाएगी पूरे सर्किट। मान लीजिए यहां पर इसके साथ एक बल्ब लगा हुआ है, इसके साथ एक पंखा लगा हुआ है,
ट्यूबलाइट लगी है, टीवी लगी है, ये सब इक्विपमेंट्स इसके साथ लगे हुए हैं और ये रेजिस्टेंस गर्म होते 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 पिघल गया। तो क्या होगा, इस पूरे सर्किट में करंट बंद हो जाएगी। ये वाला जो कंडक्टर गल कर जिसने सर्किट को बंद कर दिया है, इस प्रोसेस को और इस कंडक्टर को हम कहते हैं फ्यूज। ठीक है, तो ये फ्यूज हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है, उस इलेक्ट्रिक सप्लाई के शुरू में हम एक ऐसा कंडक्टर जानबूझकर लगा देते हैं। जानबूझकर लगा देते हैं ताकि करंट अगर ज्यादा हो जाए तो इस करंट के कारण ये सारी तारें नहीं जलनी चाहिए, ये सब चीजें नहीं जलनी चाहिए, अदरवाइज ये सब लाल हो जाएगी, लाल होकर गर्म हो जाएगी और पूरे घर में आग लग जाएगी। अगर करंट बढ़ती गई किसी कारण से बढ़ती गई, करंट के बढ़ने का कारण क्या होता है, ये आर अगर कम हो गया तो करंट बढ़ जाएगी। आर किस तरह से कम होता है उसको समझिए। ये दो पॉइंट हमारे सप्लाई पॉइंट हैं, इधर जनरेटर से या बैटरी से किसी से भी करंट आ रही है। ये जो दो सप्लाई पॉइंट हैं, ये 0 वोल्ट की तार है और ये हमारा 240 वोल्ट की तार है। इस 240 वोल्ट की तार ये घर में ऐसे जाती है, ये 0 वोल्ट की तार जाती है, हर कमरे में ये दोनों तारें जाती हैं और बीच में हम यहां पर एक बल्ब लगा देते हैं जिसका रेजिस्टेंस R है, R1। तो इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, V/R1, ये करंट फ्लो हो रही है। उसके बाद यहां पर हमने एक फैन लगा दिया, इस फैन का रेजिस्टेंस है R2, तो इसमें करंट I2 फ्लो हो रही है। कितनी करंट इसमें I2 कितनी होगी, V/R2। ये सब आपस में पैरेलल में जुड़े होते हैं। यहाँ पर हमने टीवी लगाया है, यहाँ पर हमने एयर कंडीशनर लगाया है, इस तरह से ये इस लगाते चले जाते हैं। इसकी करंट I1, इसकी I2, इसकी I3, दिस इज V/R2 और I4 ऐसे। अब ये बताइए कि यहाँ पर करंट I3 फ्लो हो रही है ऐसे, यहाँ पर करंट I2 फ्लो हो रही है, I2, I3, I1, तो यहाँ कितनी करंट फ्लो हो रही है, ये I1 कहां से चलती है, यहां से ऐसे I1, ये I2 कहां से चली, यहां से चली और ऐसे आ गई। ये I3 ये सोर्स से ऐसा चली और ऐसे आ गई। और हर बार आप देखिए ये वाला हिस्सा तो बीच में आता है, तो इस हिस्से में कुल करंट कितनी हो जाएगी, I1 इसके लिए, I2 इसके लिए, I3 इसके लिए, I4 इसके लिए। तो कुल करंट यहाँ कितनी होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, इतनी करंट। यहाँ कितनी होगी, I2 प्लस I3 प्लस I4, यहाँ कितनी होगी, ओनली I4। इस तरह से अलग अलग हिस्से में करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये समझ आ गया आपको? ओके, अगली बात देखिए, ये जो हम अपने घर में वायरिंग करते हैं, ये वायरिंग की एक पर्टिकुलर कंडक्टिविटी होती है, इसका एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होता है और इसका जो रेजिस्टिविटी है उसके अनुसार इसका रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टिविटी के अनुसार इसमें हीट पैदा होगी और इसमें हीट कितनी पैदा होगी, तो आंसर है इसमें हीट पैदा होगी, दिस फॉर्मूला, हीट इज इक्वल टू I²R, पर सेकेंड जो हीट पैदा होगी दैट इज I²R, और ये I किसके बराबर है, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4²R। इतनी हीट इसमें पैदा होती है। ओके, जब वो हीट पैदा होती है इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर और हीट अगले सेकंड में पैदा हुई, फिर टेम्परेचर बढ़ा, फिर और हीट पैदा हुई, फिर टेम्परेचर बढ़ा, ऐसे बढ़ते 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 अगर किसी मेटल को आप गर्म करेंगे तो क्या होगा, लाल हो जाएगा और लाल होने के बाद लास्ट में वो पिघल जाएगा। ओके, पिघल गया तो ये पूरा सर्किट हमारा बंद हो जाएगा। अब ये कंडक्टर कहाँ लाल होगा और कहाँ पिघलेगा, मान लीजिए ये सप्लाई ऐसे घर में आई है इस तरह से,
ये फर्स्ट रूम है जहां मीटर लगा है, वहां से ऐसे आया है। तो ये पूरा कंडक्टर, ये और ये पूरा कंडक्टर, ये पूरा गर्म होगा, पूरा लाल हो जाएगा, पूरा पिघलेगा और इससे जो भी चीज टच हो रही है वो भी गर्म हो जाएगी। इससे दीवार टच हो रही है, इससे खिड़की टच हो रही है, इससे पर्दा टच हो रहा है, हर चीज उतनी गर्म होगी और हर चीज में आग लग जाएगी। इस तरह से घर में आग लगती है करंट हाई होने से। इसके बाद एक छोटी सी टर्म आपको समझनी है, व्हाट इज शॉर्ट सर्किट। जगह जगह आप लोग सुनते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट का फिजिकल मीनिंग ठीक से समझिए क्या होता है। यहां से जब ये करंट जाती है ये और यहां वापस आती है, इस करंट को यहां से यहां आने के लिए कितना डिस्टेंस तय करना पड़ता है? आंसर है ये यहां से जाएगी, यहां से आएगी और ऐसे आ जाएगी, ऐसे गई और ऐसे भी। इतना लंबा रास्ता है। क्यों इतने लंबे रास्ते से जाती है? तो आंसर है क्योंकि बीच में आने का रास्ता नहीं है। अगर यहां रास्ता होता तो यहीं से आ जाता। क्योंकि यहाँ रास्ता नहीं है, हम रास्ता दे ही नहीं रहे। कहाँ रास्ता दे रहे हैं? यहाँ बल्ब लगा, तो इसको यहाँ से आना। और बल्ब में क्या है? रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या करता है? ये करंट को लिमिट कर देता है, V को R से डिवाइड करवाता है और करंट को लिमिट कर देता है। अच्छा, ये हमारा इस तरह से सर्किट बना हुआ है। अब देखिए क्या होगा। किसी ने ये बल्ब के ये जो दोनों सिरे हैं इसको ऐसा जोड़ दिया। अब अगर इसको जोड़ दिया तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया? यहां से यहां जाने के लिए पहले करंट को ऐसे R रेजिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। अब इसको ये R नहीं ट्रैवल करना पड़ता, ये सीधा यहां से यहां आ जाता है। अगर ऐसा होता है तो अब इसको रेजिस्टेंस कितना मिलेगा रास्ते में? जीरो, कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला। अगर ये R जीरो हो गया तो बताइए I1 कितना हो जाएगा? R1 जीरो हुआ तो I1 कितना हुआ? इंफिनिटी। तो I1 will become very large. Infinity means very large. अगर इतना ज्यादा करंट फ्लो होगा इस कंडक्टर में से तो ये करंट कहां से कहां तक होगा? ये यहां से ऐसा 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 और बाहर की जो तार है कहां तक? पावर हाउस तक। ये करंट, क्योंकि करंट पूरे सर्किट में एक जैसी फ्लो होती है तो इसकी करंट हाई होगी। ये करंट हाई होते जाती है और उसमें आग लग जाती है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। अब ये आग क्यों लगी? ये आग इसलिए लगी क्योंकि इस करंट को इस रास्ते से जाना था और हमने क्या किया कि ये जो इसका ये इतना बड़ा रास्ता था रेजिस्टेंस से भरा हुआ, इस रास्ते को हमने शॉर्ट कर दिया, छोटा कर दिया। छोटा कर दिया तो क्या हो गया? जीरो। इसके कारण करंट क्या हो गई? इंफिनिटी। करंट इंफिनिटी होने के कारण हीट कैसी हो गई? इंफिनिटी। हीट इज वेरी हाई, तो ये पूरा सर्किट गर्म होना शुरू हो गया, जलना शुरू हो गया। जहां सबसे पहले वीक पॉइंट होगा वहां पर ये इसमें आग लग जाएगी। तो ये क्या चीज हुई? शॉर्ट सर्किट। इस तरह से ये शॉर्ट सर्किट होता है। गलती से किसी ने ये पूरा ऐसा सर्किट बना हुआ है, गलती से किसी ने ये तार को ऐसे जोड़, ये दो तार आपस में जुड़ गए। ये जो दोनों तार ऐसे चल रहे, दोनों के ऊपर रबर या प्लास्टिक है, प्लास्टिक हट गया और ये दोनों ऐसे आपस में जुड़ गए। अगर ये जुड़ गए तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होता है? जीरो। कंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो हुआ तो यहां से करंट को तो यहां जाना है, यहां से निकलना है और यहां जाना है। हम रास्ता नहीं दे रहे थे तो वो इधर से जा रही थी जहां से रास्ता मिलता। अब हमने उसको ये रास्ता दिया। जब हमने उसको ये रास्ता दिया तो करंट कहां से जाएगी? ऐसे ऐसे ऐसे। और इस रास्ते में रेजिस्टेंस कितना है? जीरो। अगर इस रास्ते में रेजिस्टेंस जीरो है तो करंट कितनी हो जाएगी? इंफिनिटी। और अगर करंट इंफिनिटी हो गई तो हीट कैसी हो जाएगी? वेरी लार्ज, और इसमें आग लग जाएगी। तो ये हम क्या कर रहे हैं? इस बड़े वाले रास्ते को शॉर्ट कर रहे हैं। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट। समझ में आया शॉर्ट सर्किट क्या होता है और शॉर्ट सर्किट का रिजल्ट आग लगने में क्यों?
इज इट क्लियर? ओके, तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट। अब ये जो फिनोमेना है हीट होने का, ये हमेशा चलता रहता है, हीट होता रहता है, फिनोमेना गर्म होकर चलता रहता है, लेकिन हमको करंट फ्लो कराते रहे। अगर हमको करंट फ्लो कराना है, पूरे घर में अभी करंट फ्लो हो रही है और कंडक्टर गर्म होते चला जा रहा है, तो क्या ये अल्टीमेटली जल जाएगा? आंसर इज नो, अल्टीमेटली नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्यों? पहले ये जो कंडक्टर हमने रखा है, ये जब गर्म होता है, जैसे इसका टेम्परेचर हाई होता है, तो हीट में एक चैप्टर आता है, दैट इज रेडिएशन, रेडिएशन ऑफ हीट। सन गर्म होता है और उसमें से हीट का रेडिएशन होता है। हम भट्टी जलाते हैं, आग जलाते हैं, ऐसे हाथ रखते हैं, यहाँ से हीट निकलती है। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल की वायर जब गर्म होती है, उसमें से हीट निकलती है। कितनी हीट निकलती है? तो आंसर है, ये जो हीट निकलती है, ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहला, इसका टेम्परेचर कितना ज्यादा है, और दूसरा, इसका ये एरिया कितना ज्यादा है। तो जितना बड़ा एरिया होगा, उतनी ज्यादा वो हीट निकालेगी। छोटा एरिया होगा तो उसको पार्टिकल भी कम मिलेंगे हीट निकालने के, बड़ा एरिया होगा तो ज्यादा पार्टिकल मिलेंगे। इस तरह से इसमें से हीट निकलती है। इसमें डिपेंड करती है एरिया और टेम्परेचर। जितना ये एटमॉस्फेयर से ज्यादा गर्म होगा, उतनी ज्यादा इसमें से रेडिएशन होगा हीट का। अब घर में वायरिंग में करंट फ्लो हो रही है, हीट हो रहा है, उसका टेम्परेचर हाई हो गया। जैसे ही उसका टेम्परेचर हाई हो गया, उसमें से रेडिएशन निकलना स्टार्ट हो गया। उसमें से निकल रहा है 10 जूल। इसके अंदर बन रहा है पर सेकंड कितना? I²R, ये है 50 जूल, 50 जूल। निकल कितना रहा है? 10 जूल। 40 जूल इसमें रह गया। उस 40 जूल के कारण इसका टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर इसका बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने से इसमें और ज्यादा हीट निकालनी शुरू की। अब इसने हीट निकाली 30 जूल, लेकिन बन कितनी रही है? 40 जूल। और टेम्परेचर इसका बढ़ गया, क्योंकि 10 जूल और जमा हो रहा था। इतना हाई टेम्परेचर हो गया कि अब इसने निकालना शुरू कर दिया 40 जूल। बनती कितनी है पर सेकेंड? 40 जूल। इसका टेम्परेचर हाई होने के कारण ये कितना निकालता है? 40 जूल। और जितनी हीट बनी उतनी हीट रेडिएट हो गई। अब इसका टेम्परेचर और बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जितनी हीट बन रही है उतनी हीट निकल रही है। सो हीट जनरेटेड इज इक्वल टू हीट रेडिएटेड। हीट जनरेटेड इज इक्वल टू हीट रेडिएटेड। ये जब कंडीशन आ जाती है, दिस इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब हमारे घर की वायरिंग का टेम्परेचर और नहीं बढ़ेगा। समझ में आया? और यही हालात हमारे घर की वायरिंग के होते हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बढ़ता है, हम चाहते हैं कि वो टेम्परेचर और कम बढ़े, तो हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि हमारी ये जो तार है, जिसका ये वाला एरिया 10 स्क्वायर मिलीमीटर है, हम उस तार को मोटा कर देते हैं। अब ये एरिया कितना हो गया? 20 स्क्वायर मिलीमीटर। अब थोड़ा भी गर्म होगा तो ज्यादा हीट निकालेंगे। इस तरह से हम तार को मोटा करते हैं। इसलिए जब भी हमारे घर की वायरिंग होती है, सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि कितनी मोटी तार लगाई जाए कि वो करंट आए, उससे वो हीट हो और उस हीट को वो रेडिएट कर। अगर कम मोटी होगी तो क्या होगा? हीट रेडिएट नहीं कर पाएगा, पूरी हीट एक्यूमुलेट होगी और उसके कारण तार जल जाएगा। इसलिए जब हमको एयर कंडीशनर चलाना है और उसमें 15 एम्पीयर करंट आनी है, तो हम 4 स्क्वायर मिलीमीटर की कंडक्टर यूज करते हैं। तो 4 स्क्वायर मिलीमीटर इतना बड़ा होता है कि हीट निकालता है। अगर हम 1 स्क्वायर मिलीमीटर यूज करेंगे तो उसका एरिया बहुत छोटा होगा, हीट बहुत कम निकालेगा और हीट उसके अंदर रह जाएगी, उससे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बढ़ते 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 टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको हीट निकालने के लिए जो हीट बन रही है, उसके लिए उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, उतनी हीट निकाल नहीं पाएगा और अल्टीमेटली वो जल जाएगा। तो 1 मिलीमीटर की तार से एयर कंडीशनर नहीं चलता, उसके लिए हमको 4 मिलीमीटर कम से कम चाहिए।
तो वैसा डाला जाता है। 1 मिलीमीटर की तार से हम लोग बल्ब जलाते हैं, पंखे चलाते हैं, ये सब का। इस तरह से हर वायर में हीट प्रोडक्शन होता ही है, यू कैन नॉट अवॉइड। अब इन बात को सुनकर आप ये फैसला कर सकते हैं कि ओपन वायरिंग अच्छी होती है कि कंसील्ड वायरिंग अच्छी होती है। कौन सी? ओपन वायरिंग अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें से हीट निकलते जाती है, हमेशा हीट निकलते जाती है। लेकिन हम लोग ओपन वायरिंग नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर कभी शॉर्ट सर्किट हुआ तो उसके आसपास जो खुले में चीज होगी उसमें आग लग जाएगी। लेकिन कंसील्ड वायरिंग में अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो दीवार के अंदर होता है और दीवार के अंदर एक पाइप रहेगा लोहे का, उसके अंदर ये तार होती है, तो अगर जलेगी भी तो उसके अंदर रहेगी। एनीवे वो फिर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाएंगे और उसकी चीजें आगे बढ़ेंगे। फिजिक्स का क्वेश्चन क्या है कि करंट फ्लो होती है हीट। इस हीट के कारण हम इसकी 2 यूटिलिटी यूज करते हैं। पहली यूटिलिटी है कि फ्यूज हम घर में यूज करते हैं। फ्यूज हमने जो वायरिंग की है, हमारी वायरिंग मान लीजिए 2 मिलीमीटर की है, उसमें एयर कंडीशनर नहीं चलता है। अगर किसी ने गलती से एयर कंडीशनर लगा दिया कि यहाँ पर प्लग है, एयर कंडीशनर लगा देता हूँ, उसने लगा दिया और उस प्लग से चला दिया, तो एयर कंडीशनर चलने के लिए जितनी करंट लेता है 15 एम्पियर 12 एम्पियर उसने वो लेना शुरू किया। उसके लिए सूटेबल तार जो कि एक्सेस गर्म मत हो, उसको 4 मिलीमीटर का होना चाहिए था, लेकिन है कितना? 2 मिलीमीटर। तो वो जब गर्म होता है तो हीट निकाल नहीं पाता। जब वो हीट नहीं निकाल पाता है तो क्या होगा? गर्म होता जाएगा और अल्टीमेटली जल जाएगा। तो वो तार जो है इनकैपेबल है। हम क्या चाहते हैं कि वो तार जले मत, हमको बता तो दे, मुझसे नहीं बन रहा है, तो हम 4 रुपए में बदल देंगे। और जब जलेगी तो कितनी जलेगी? मीटर से लेके यहाँ तक पूरे घर में से दौड़ के आई है, पूरे घर की वायर जल जाएगी। उसको हम सेव करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? मीटर के पास एक छोटा सा टुकड़ा 0.5 मिलीमीटर का लगा देते हैं, 0.5 मिलीमीटर। अब पूरे में करंट बढ़नी शुरू हुई तो बताइए सबसे पहले कौन जलेगा? 0.5 मिलीमीटर वाला पहले जल जाएगा और वो जला, और जैसे ही जलेगा सर्किट बंद। तो हम देखते हैं कि क्या हो गया, चेक करते हुए जाते हैं, वहां पर हमको टुकड़ा जला हुआ मिलता है, तो हम क्या बोलते हैं? फ्यूज हो गया। फ्यूज मींस किसी चीज का गल जाना। फ्यूज ब्लो हो गया या फ्यूज हो गया, तो हमको ये समझ में आता है कि जरूर सर्किट में करंट ज्यादा गई हुई। फिर हम देखते हैं कि हमने ज्यादा लोड लगाया था इसलिए ऐसा हुआ। उसका जो भी इलाज है वो हम लोग करें। लेकिन पूरे घर की वायरिंग हमारी बच गई, इसके कारण? वो छोटे से टुकड़े के कारण, और उसका नाम क्या है? फ्यूज। तो ये फ्यूज हम चाहते हैं कि जैसे ही एक लिमिट के ऊपर करंट जाए, इस फ्यूज को ब्लो हो जाना चाहिए। तो ये जो फ्यूज बनता है, फ्यूज कहाँ लगता है? घर की मेन वायरिंग में, स्टार्टिंग में। ओके, क्यों लगाया जाता है? टू सेव द वायरिंग फ्रॉम एक्सेस हीटिंग। कैसे काम करता है? When the temperature rise, it will melt and break the circuit. ये बहुत जरूरी है कि सर्किट को भी वो तोड़े। हमने बड़ा अच्छा सुंदर सा फ्यूज ऐसा लगाया, ये ऐसा फ्यूज लगा दिया इधर से और इधर से, ये गर्म हुआ, गर्म होके गल गया, उसके बाद भी करंट फ्लो होते जा रही है। क्यों? ये गला हुआ पड़ा है, यही तो हमने इसको गलत लगाया है, हमको इसको ऐसा लगाना चाहिए। अब ये गला और गल के गिर गया, अब ये दोनों तरफ का कनेक्शन टूट गया। समझ आया? तो फ्यूज होने के बाद, गलने के बाद और क्या प्रोसेस हो जानी चाहिए? ब्रेकिंग ऑफ द सर्किट। इसलिए फ्यूज डब्बी में आता है, वहां पर गलता है, इसलिए चीनी मिट्टी में रखा जाता है पोर्सलेन में, कि गलने के बाद अपने आसपास की लकड़ी को, कपड़े को जलाएगा। तो आपने देखा चीनी मिट्टी में रहता है, क्योंकि जितना भी टेम्परेचर हो चीनी मिट्टी नहीं जलेगी। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि ज्यादा प्रॉब्लम मत हो, उसको जलना है तो जल्दी से जल जाए, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जल जाए। तो हम क्या करते हैं? फ्यूज एक ऐसे मेटल का बनाते हैं जिस मेटल का रेजिस्टेंस हाई हो। क्यों रेजिस्टेंस हाई हो? क्योंकि हीट में कौन इन्वॉल्व है? रेजिस्टेंस।
तो इसका फ्यूज का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? हाई। जल्दी से गल जाए, गलने की प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए? मेल्टिंग पॉइंट शुड बी लो। तो मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए और रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। ये दो चीजें इसमें रहेंगी। तो क्या होगा? हाई रेजिस्टेंस से टेम्परेचर बढ़ेगा और थोड़ा सा ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये मेल्ट होके सर्किट को ब्रेक कर देगा। ठीक है, उसके बाद हम अपना डिजाइन कर लेंगे कि नहीं अभी थोड़ा और करंट अलाउ कर सकते हैं, तो उससे ज्यादा मोटे एरिया का फ्यूज लगा। तो फ्यूज में हम क्या बदलते जाते हैं? एरिया, पतला फ्यूज, उससे मोटा फ्यूज, उससे मोटा फ्यूज। तो एकदम पतली तार लेते हैं, एक तार लगाते हैं, अगर वो जल रही है तो 2 लगा लेते हैं, नहीं तो 5 लगा लेते हैं। अब हमारे पूरे घर में ऐसे 10 स्ट्रैंड लगे हुए तार थे और फ्यूज में हमने 5 लगाए तो पहले फ्यूज चलेगा। ठीक है, एक बार, 2 बार, 3 बार चला, आपने गुस्से में आके 20 स्ट्रैंड वाला फ्यूज लगा दिया, या ये कभी नहीं चलेगा। ठीक है, कभी नहीं चलेगा। और क्या जल जाएगा? यस, पूरे घर की तार जल जाएगी, तो 10 स्ट्रैंड की है। एनीवे, तो ये फ्यूज की 2 प्रॉपर्टीज आप याद रखें। हीटिंग में ये चीज। दूसरा, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट में हम हीटर यूज करते हैं। हीटर को जब हम गर्म करते हैं तो बार बार रसोई से कंप्लेंट आती है कि हीटर का तार जल गया। फिर उसको जोड़ते हैं, जोड़ के फिर चालू करते हैं, फिर वो चालू होता है, थोड़ी देर बाद फिर चलता है। हम क्या चाहते हैं? हीटर का तार मत गले, मत जले, गर्म तो हो। तो अगर हीटर के तार को गर्म होना है तो उसका क्या ज्यादा होना चाहिए? रेजिस्टेंस, एक चीज। दूसरा, अगर वो गल कर टूटना नहीं चाहिए तो मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए? हाई। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यूज एंड हीटर। हीटर रेजिस्टेंस हाई और मेल्टिंग पॉइंट दिस इज ऑल्सो हाई। ये हमारा हीटर होता है। तो हीटर में हम टंगस्टन यूज करते हैं और इस तरह के कुछ और एलॉयज हैं जिनको यूज किया जाता है। ठीक है, दैट इज फाइंड आउट फ्रॉम द बुक। और इसके लिए ऐसे एलॉय यूज करते हैं जो कि बहुत सॉफ्ट होते हैं और जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। तो ये दोनों का अंतर समझ में आया। दोनों में कॉमन क्या चीज है? हाई रेजिस्टेंस, सो दैट दे गेट हीटेड अप। दोनों गर्म हो जाते हैं, दोनों लाल हो जाते हैं। उसके बाद दोनों का डिफरेंस क्या है? फ्यूज गल जाएगा और हीटर नहीं गलेगा। दिस इज द डिफरेंस। ओके, जब वो नहीं गलता है और उसमें हीट आते रहती है तो वो जो हीट रेडिएट होती है उसको हम लोग यूज करते हैं खाना बनाने में, गीजर में, जहां जहां हीटर के यूज है वहां पर उसको यूज किया जाता है। तो अगर हमको यूज करना है, इस हीट को बनाने के लिए जो करंट आएगी उसको कैरी करने के लिए जो हमारे घर में कंडक्टर होगा उसको हम सफिशिएंट मोटा बनाएंगे। 4 mm 6 mm कॉपर का लगा देंगे तो कॉपर में क्या होता है? रेजिस्टेंस कम होता है। तो वही करंट जो हीटर में फ्लो हो रही है, इस क्वेश्चन को सुनिए ध्यान से, जो करंट हीटर में फ्लो हो रही है वो इस पूरी तार में से होके आएगी। हीटर ही क्यों गर्म होता है? ये तार क्यों नहीं गर्म होती? क्योंकि वही करंट इसमें से भी आ रही है। तो क्यों नहीं इतनी गर्म होती? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस लो है। और हीट का फॉर्मूला क्या है? I² मल्टीप्लाइड बाय R। R हमने किसका हाई कर दिया? हीटर का। और किसका R एकदम लो कर दिया? कंडक्टर का, कॉपर वायर या मीडियम वायर। इसलिए वो तार गर्म नहीं होती, हीटर गर्म होता है। अब ये बात समझ में आ रही है? हीटिंग इफेक्ट को हम किस तरह से अपने लिए, अपने बेनिफिट के लिए यूज कर देते हैं। हीटर भी हमारा बेनिफिट है, फ्यूज भी हमारा बेनिफिट है। और जहां हमको हीटिंग नहीं चाहिए वहां अच्छा कंडक्टर लगाएंगे, आर कम हो जाएगा, एरिया मोटा कर देंगे, थोड़ी सी भी हीट होती है रेडिएशन हो जाएगा। इस तरह से ये जितनी तारें हैं घर की वायरिंग इस तरह से की जाती है। ओके, रेजिस्टेंस कम होना जरूरी है ताकि घर की वायरिंग ज्यादा गर्म मत हो।
तो रेजिस्टेंस किसका कम होता है? हमने देखा एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी कम है, कॉपर की उससे भी कम है और सिल्वर की और भी कम है। लेकिन जब इकोनॉमिकली देखते हैं तो सिल्वर खरीदना पॉसिबल नहीं होता है, हम लोग सिर्फ कॉपर या एल्यूमिनियम खरीद सकते हैं। तो नॉर्मली एल्यूमिनियम कॉपर से बहुत सस्ता होता है, तो एल्यूमिनियम को ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन उसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा कॉपर से ज्यादा होता है। इसीलिए बेस्ट क्या चीज है? कॉपर। तो घर के अंदर जब हम वायरिंग कराते हैं तो हम मोस्टली कॉपर यूज कर लेते हैं, लेकिन जब लॉन्ग डिस्टेंस की बारी आती है कि यहाँ से पावर हाउस तक ले जाना है तो कॉपर बहुत महंगा होगा, तो वहां पर एल्यूमिनियम यूज करें। तो बाहर जो आप वायरिंग देखेंगे वो सब एल्यूमिनियम की है और घर के अंदर जो वायरिंग है वो सब कॉपर की है। इस तरह से कॉपर और एल्यूमिनियम का पर्पस है। ओके, तो हाउस होल्ड वायरिंग हीटिंग इफेक्ट हाउस होल्ड में क्या होता है, इसमें ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। तीन चीजें नजर, फ्यूज, हीटर और हाउस होल्ड वायरिंग। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे एंड दैट इज बल्ब। बल्ब जो इनकैंडेसेंट बल्ब है, इनकैंडेसेंट बल्ब जलता है, उसमें से लाइट निकलती है। वो लाइट क्यों निकलती है? तो आंसर है कि वो लाइट इसलिए निकलती है कि जब उस बल्ब के फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ता है, गर्म होते 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 हर मेटल का नेचर होता है कि जब हम उसको एनर्जी देते हैं, एनर्जी के फॉर्म में इसको समझिए, जब हम एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी करंट फ्लो होती है, अंदर में कोलिजन होते हैं, कोलिजन के कारण उसका टेम्परेचर बढ़ता है। किसी भी चीज का जब टेम्परेचर बढ़ता है यानी उसके अंदर वाइब्रेशन ज्यादा होते हैं, और वाइब्रेशन का ज्यादा होना क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन जो इस ऑर्बिट में घूम रहा है, एनर्जी मिलने से इधर जाता है, वाइब्रेशन के कारण यहां गया, यहां पर उसकी जगह नहीं है, ये सैचुरेट है, वापस आया। तो जो एनर्जी देके हमने इसको भेजा था, ये वापस आया, उस एनर्जी को इसने रेडिएट कर दिया। तो उस इलेक्ट्रॉन की दो चीजें बन गई, वापस इलेक्ट्रॉन और एक फोटॉन। इसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐसा निकल के चली गई। फिर हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन भेजा, उसने जाके इसको हिट किया, हिट करके इसकी एनर्जी बढ़ी कि ऊपर के लेवल में आया, ऊपर जगह नहीं मिली, नीचे वापस चला गया, एनर्जी को वापस किया, किस फॉर्म में? लाइट। इस तरह से इसमें से लाइट्स निकलनी शुरू हो जाती है। तो लाइट्स क्यों निकली हैं? हम इसको एनर्जी दे रहे हैं। हम एनर्जी कैसे दे रहे हैं? हीट कर। हीट हम कैसे कर रहे हैं? करंट फ्लो कराते। तो जब हम करंट फ्लो कराते हैं, हीट पैदा होती है, इलेक्ट्रॉन में मोशन होता है, इलेक्ट्रॉन सुपरफाइन लेवल के बीच में ऑसिलेट करते हैं। उस समय जो जो एनर्जी को वो रिलीज करते जाते हैं अपने लेवल में वापस आते समय, वो सब एनर्जी कैसे निकलती है? लाइट से निकलती है। इसलिए गर्म किया हुआ मटेरियल चमकता है और उसमें से लाइट निकलती है, हीट भी निकलती है। सब तरह के रेडिएशन होते हैं। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम स्टडी करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन हमको एनर्जी वापस देता है, ये लाइट भी हो सकती है, हीट भी हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, रेडिएशन में, रेडियो वेव्स भी हो सकती है। इस तरह से बहुत सारा स्पेक्ट्रम। ये जो लाइट निकलती है, इस लाइट की वेवलेंथ भी इस पर डिपेंड करती है कि ये कितनी एनर्जी वापस करता है। अगर ये इसको हमने गर्म किया, हमने मान लीजिए इसको 3000 डिग्री तक गर्म किया, तो इसमें से लाल रंग की वेव्स निकलनी शुरू हो जाएगी। लोहे को गर्म करिए, पहले उसका रंग क्या आ जाता है? लाल। उसके बाद और गर्म करिए तो चांदी जैसा चमकने लगता है और उसका रंग क्या हो जाता है? सफेद। सफेद रंग का मतलब है कि उसमें से रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू सब तरह की रेज निकलती है। जब हम और गर्म करते हैं तो लाल के बाद उसका रंग बदलता है, कॉम्बिनेशन होता जाता है, ऑरेंज हो जाता है, रेड के बाद ऑरेंज हो जाता है, उसके बाद और गर्म करेंगे येलोइश हो जाता है, उसके बाद और गर्म करेंगे ब्लूइश हो जाता है, और गर्म करेंगे व्हाइट हो जाएगा, और गर्म करेंगे पिघल जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। उस समय लिक्विड को ऐसा पलटते कौन से रंग का होता है? व्हाइट, चमकता हुआ। क्यों? उसमें ऑल द 7 कलर्स निकल रहे हैं। तो इस तरह से लाइट का कलर देख के हम उसका टेम्परेचर बता सकते हैं। तो ये थोड़ी सी चीजें आपके जनरल नॉलेज की हैं। हो सकता है क्लास 12 के सीबीएसई में ये क्लियरली स्टेट नहीं, लेकिन
ये आपको बहुत इंटरेस्ट करेगा और प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। जैसे ये बल्ब जल रहा है, आपने देखा है एलईडी कैसे होते हैं, ये वाला देखिए, ये भी एलईडी है, इसका कलर कैसा है और इसका कलर कैसा है। अब मुझे इन दोनों को देखकर आप बताइए किसके अंदर ज्यादा टेम्परेचर है और किसके अंदर कम टेम्परेचर है। इसके अंदर ज्यादा है और इसके अंदर कम है। अब आप बाजार में जाके दोनों पे बल्ब लीजिए, दुकानदार अगर टेक्निकल होगा तो आपसे पूछेगा, नहीं तो आप डब्बे के ऊपर देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा होगा 6000 सेल्सियस और उस पर लिखा है 4300 सेल्सियस। तो हम देखते हैं कि बल्ब में सेल्सियस क्यों लिखा है, यानी टेम्परेचर, तो उसको कहते हैं हाई टेम्परेचर बल्ब, इसको कहते हैं लो टेम्परेचर बल्ब, दोनों ही ठंडे हैं। तो ये टेम्परेचर किस लिए है? ये टेम्परेचर हमको बताता है कि ये टेम्परेचर बताता है कि इतना मेटल को गर्म करने से जो रंग निकलेगा वो रंग इस बल्ब में निकल रहा है, वो रंग इस बल्ब में निकल रहा है। अब सन का टेम्परेचर कितना है? वेरी हाई, 10 to the power 6, उसमें सारे कलर निकलते हैं, इसलिए वो क्या दिखता है? व्हाइट, सभी का कॉम्बिनेशन, दैट इज डे लाइट। तो जब आप दुकानदार हमारे किस लैंग्वेज को समझते हैं कि बल्ब चाहिए तो कौन सा बल्ब चाहिए, हम उसको बोलते हैं डे लाइट चाहिए। तो डे लाइट में वो हमको ये बल्ब देते हैं जिसकी लाइट धूप जैसी होती है। और अगर हम उसको बोलेंगे कूल चाहिए, कूल लाइट, तो वो हमको एक दूसरे टेम्परेचर का बल्ब देंगे जो इससे थोड़ा सा कम होता है। लेकिन अगर हम उसको कहते हैं हमको वार्म लाइट चाहिए, वार्म, थोड़ा सा गर्म, तो क्या होता है जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी लाइट की होती है, उससे कम फ्रीक्वेंसी रेड की होती है, ब्लू से रेड की, और उससे कम फ्रीक्वेंसी हीट की होती है, हीट। तो हीट के लिए फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और हीट के लिए टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम होता है। लाइट के लिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए और हमको टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए। तो ज्यादा टेम्परेचर व्हाइट के लिए, ब्लू के लिए, उससे कम टेम्परेचर येलो के लिए, और कम टेम्परेचर करेंगे रेड, और कम टेम्परेचर करेंगे तो वो चमकना बंद हो जाएगा, वो सिर्फ क्या करेगा? हीट करेगा। जैसा कि हमारे तवे में होता है, हम खाना बनाते हैं, तवा गर्म करते हैं, उसमें से भी रेडिएशन होता है, लेकिन उस रेडिएशन का टेम्परेचर कम होता है, इसलिए उससे कोई लाइट नहीं निकलती। टेम्परेचर बढ़ाइए, गर्म करिए, भट्टी में डालिए, तवा चमकना शुरू हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाइए, नीला हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाइए, सफेद हो जाएगा। तो लाइट किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर। ओके, नीचे जैसे जैसे आते हैं उसको हम वार्मर लाइट कहते हैं। सो दिस इज वार्म लाइट। क्यों वार्म लाइट? दिस इज क्लोजर टू हीट, दिस इज डे लाइट, दिस इज क्लोजर टू सन, ये ज्यादा गर्म है, इसलिए ये टेम्परेचर के डिफरेंसेस आते हैं। तो आगे जब हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे उसमें फिर से एक बार इसको लेंगे, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि अलग अलग कलर की लाइट का इफेक्ट क्या क्या होता है। एनीवे, अभी हम लोग हीट के इफेक्ट देख रहे हैं, बल्ब की बात कर रहे हैं। तो जो बल्ब में लाइट हम हीट के कारण लेते हैं वो बल्ब इनकैंडेसेंट बल्ब कहलाते हैं। इनकैंडेसेंट का मतलब होता है जलना। इनकैंडेसेंट बल्ब, इनकैंडेसेंट बल्ब में जो हमको लाइट मिलती है, ये लाइट किसके कारण मिलती है? हीट के कारण। और ये हीट किसी भी बल्ब में क्यों पैदा होती है, इसका रीजन क्या है? I स्क्वायर R। तो इनकैंडेसेंट बल्ब को, जब हम इनकैंडेसेंट बल्ब में क्या होता है? रेजिस्टेंस, इसमें हमने करंट फ्लो कराई I। जब I करंट फ्लो कराते हैं तो इसमें हीट कौन सी बनती है? I स्क्वायर R। उस हीट के कारण इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि तार हमने रखा है पतला, वो हीट निकाल नहीं पाता, जितना उसका रेडिएशन कैसा होता है? रेडिएशन कम, जनरेशन ज्यादा, तो हीट उसी में रह जाती है।
इसके कारण उसका टेम्परेचर बढ़ते जाता है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, तब जाकर उससे निकलने वाली हीट जनरेटेड हीट के बराबर होती है। तो वो उस टेम्परेचर तक चला गया। मान लो वो टेम्परेचर है 500, 700, इतने टेम्परेचर तक वो गया और वहां जाके या 1000 तक गया, तब वो चमकना शुरू हो गया। अब उसमें से इतनी हीट निकलती है कि हीट जनरेटेड इज इक्वल टू हीट रेडिएटेड। अगर ये ऐसा हो गया तो अब वो क्या होगा, और ज्यादा गर्म नहीं होगा। ये इंकैंडेसेंट बल्ब में होता है। लेकिन इतनी हीट में दो चीजें हैं, या तो वो मेटल गल जाएगा, गल के गिर जाएगा, या इतने टेम्परेचर पे उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होकर ऑक्साइड बन जाएगा। और ये हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, एक तो ऐसा मेटल लेते हैं जो इतने टेम्परेचर तक जाकर भी गलेगा। तो हमने नाइक्रोम लिया, निकल क्रोमियम, और नाइक्रोम के तार से बल्ब बनाया। इतने टेम्परेचर पर जाकर भी नाइक्रोम गलता है, लेकिन ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो अब हम क्या करते हैं, उसको एक ग्लास के बल्ब में बंद करके सील करते हैं और उसके अंदर की हवा निकाल देते हैं। ऑक्सीजन अब नहीं है। अगर वहां ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अब उसका टेम्परेचर भी आ जाता है, गलता नहीं है, ऑक्सीडाइज नहीं होता। लेकिन बार बार गर्म होता है, ठंडा होता है, गर्म होता है, ठंडा होता है, धीरे धीरे उसमें फटीग आ जाती है। फिर एक बार गर्म होता है तो गल के टूट जाता है। हम कहते हैं बल्ब फ्यूज हो गया। ये बहुत होता रहता है। लेकिन तो बल्ब में जो लाइट आती है उसकी प्रोसेस आपको समझ में आई। बल्ब के अंदर वैक्यूम क्यों होता है ये समझ में आया। तो ये इनकैंडेसेंट बल्ब है। इनकैंडेसेंट बल्ब के बारे में अब हम लोग एक दो चीजें और पढ़ेंगे। इसमें एक रेजिस्टेंस होता है, करंट जाती है तो चलता है। अब इनकैंडेसेंट बल्ब हो या कोई दूसरी चीज हो, उसके बारे में हम एक फिनोमेना पढ़ेंगे और वो है रेटेड करंट। रेटेड करंट, रेटेड पावर। ये रेटेड शब्द हम लगा देते हैं। रेटेड करंट, रेटेड पावर, रेटेड वोल्टेज, रेटेड जो भी एफिशिएंसी उसके बारे में। इसके समझिए, जब हम कोई भी इक्विपमेंट बिजली का बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाते हैं, तो हम उससे कुछ परफॉर्मेंस चाहते हैं। जैसे हमने एक बल्ब बनाया और हम चाहते हैं कि वो इतना चमके, उसका हमने एक स्टैंडर्ड बनाया यूनिट के हिसाब से, और इतने चमकने वाले बल्ब को हमको चाहिए। तो अलग अलग लोगों ने ट्राई किया कि कम से कम करंट दे और इतनी चमक आ जाए। तो एक आदमी ने एक बल्ब बनाया, उसने उसको 240 वोल्ट दिया या 220 वोल्ट दिया, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट दिया। उसमें करंट फ्लो होनी शुरू हुई और वो जो करंट फ्लो हुई उसका उसने कैलकुलेशन किया I² × R, और ये कैलकुलेशन आ गया 100। I² R इज पावर, पावर का यूनिट होता है वॉट। तो ये क्या हुआ, 100 वॉट। ये उसमें से करंट फ्लो हो रही है 100 वॉट और बल्ब चमकना शुरू हो गया। जितनी करंट फ्लो हो रही है, जो 220 वोल्ट लगाया हुआ है, उसके अंदर उसने सबसे अच्छा बल्ब बनाया 100 वॉट का। तो ये 100 वॉट की चमक हो गई। 100 वॉट बल्ब की एक चमक होती है जो हम लोग जानते हैं 100 वॉट बल्ब जलाने से हमको दिखती है। अच्छा, अब इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट कितनी होगी, तो हमने क्या किया, इसमें दूसरा फॉर्मूला लगाया। I = पावर से क्या रिलेटेड होता है, देखिए, पावर इज इक्वल टू V × I। ये दूसरा फॉर्मूला है पावर का, V × I। हमने इस पे 220 वोल्ट लगाया, या I की वैल्यू निकालेंगे तो I की वैल्यू क्या होती है, V/V। पावर इस बल्ब में लिखी हुई है कितनी, 100 वॉट, और कितना वोल्ट है इसका, 220 वोल्ट। ओके, सो दिस इज 10/22, 5/11 एम्पीयर। तो 100 वॉट का बल्ब कितनी करंट लेता है, 5/11 एम्पीयर।
ये फॉर्मूला भी आप याद रखिए, ये फॉर्मूला आपको बहुत काम में आने वाला है। अब यह जितने न्यूमेरिकल्स बनाएंगे सब में इसको लगाएंगे। अच्छा, जब इतनी करंट फ्लो होती है तो वो बल्ब फुल चमकता है और हमको पूरी लाइट देता है 100 वॉट। अब अगली बात ध्यान से सुनिए, अगर हम चाहें कि इसमें हम चमक और ज्यादा लें तो हम करंट को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा देते हैं। अगर हमने इस करंट को बढ़ा दिया तो क्या होगा, क्या चमक बढ़ती है? तो आंसर है कि अगर करंट बढ़ाने से चमक बढ़ जाती और चमक 150 वॉट हो जाती तो वो मैन्युफैक्चरर उसको 100 वॉट का बल्ब नहीं बोलता, 150 वॉट का बल्ब बोल के उसको ज्यादा पैसे दे देता। लेकिन उसको मालूम है कि करंट इससे ज्यादा हम नहीं बढ़ा पाते। क्यों नहीं बढ़ा पाते? जैसे ही करंट बढ़ाते हैं उसकी हीट बढ़ती है और हीट बढ़ने से वो बल्ब गल जाता है, फ्यूज हो जाता है। तो वो ऑलरेडी उसकी करंट कहां तक बढ़ा चुका है? मैक्सिमम हीट होने तक। तो अगर इससे ज्यादा करंट बढ़ेगी तो वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। एक चीज, करंट क्यों बढ़ेगी? तो आंसर है करंट I इज इक्वल टू V अपॉन R। ये करंट है, ओके। तो अगर हम V बढ़ा दें, R तो हम बल्ब पर बढ़ा नहीं पाएंगे, जो उसके अंदर है तो है, लेकिन 220 वोल्ट की जगह अगर हमने 250 वोल्ट लगा दिया तो करंट का क्या होगा? I इज इक्वल टू V अपॉन R। अगर हमने V को इंक्रीज किया तो करंट का क्या होगा? करंट बढ़ जाएगी। अब उसने ऑलरेडी 5/11 एम्पियर लेके फुल जितना गर्म हो सकता था उतना गर्म किया है और उससे ज्यादा और वो नहीं चमक सकता। लेकिन हमने वोल्टेज बढ़ा दी, तो ये करंट बढ़ गई, 5/11 की जगह 6/11 हो गई। अगर ये बढ़ गई तो इसकी हीट का क्या होगा? हीट, अगर करंट बढ़ गई तो हीट भी बढ़ जाएगी। उतनी हीट वो रेडिएट आउट नहीं कर सकता, रेडिएट आउट नहीं कर सकता तो क्या होगा? फ्यूज हो जाएगा, गल जाएगा। इसका ये मतलब है उसकी करंट कभी भी 5/11 से ज्यादा हमें नहीं करनी चाहिए। अगर आपको शौक है कि इससे ज्यादा करंट करेंगे, ज्यादा वोल्टेज हमको मिलेगा, ज्यादा लाइट आएगी, तो मैन्युफैक्चरर ने आपके शौक के लिए एक दूसरा बल्ब बनाया हुआ है, वो 200 वॉट का बल्ब। तो बाजार में जाइए, 200 वॉट का बल्ब मांगिए, 200 वॉट का बल्ब मिलेगा आपको। अब उसकी करंट आप 10/11 करिए या 7/11 करिए, 200 वॉट तक हो जाएगा। उससे ज्यादा करेंगे वो भी कर जाएगा। तो ये जो करंट होती है, अब सुनिए डेफिनेशन, द मैक्सिमम करंट विच ए बल्ब कैन बियर बिफोर गेटिंग फ्यूज इज नोन एज इट्स रेटेड करंट। क्या कहते हैं उसको? रेटेड करंट। अब ये करंट कितने वोल्ट पर है? 220। अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो मैन्युफैक्चरर क्या चाहता है कि हम 220 वोल्ट को बढ़ाएंगे, तो इसलिए 220 वोल्ट के लिए उसने उसको डिजाइन किया कि उतना वो सह सकता है, उससे ज्यादा नहीं सहेगा। नहीं सहेगा मतलब क्या हो जाएगा? करंट बढ़ेगी, फ्यूज हो जाएगा। तो वो उसके ऊपर लिख देता है, दिस बल्ब इज टू बी ऑपरेटेड ऑन 220 वोल्ट। मतलब आप उससे ज्यादा वोल्टेज मत लगाइए, अगर लगाएंगे तो करंट बढ़ेगी। तो वो 220 वोल्ट उसकी रेटेड वोल्टेज कहलाती है। तो रेटेड वोल्टेज ये शब्द समझ में आया, रेटेड करंट ये बात समझ में आई, और उससे क्या बना? रेटेड पावर। तो किसी भी मशीन को हम लाते हैं, भले वो बल्ब हो, पंप हो, कूलर हो, एसी हो, हर चीज के लिए हम रेटेड शब्द को यूज करते हैं। जैसे एक आप ट्यूबलाइट लाए तो ट्यूबलाइट की रेटेड वोल्टेज क्या है? 220। तो हम अपने घर में लगाएंगे उसको 220। एक और ट्यूबलाइट आती है, वो पावर हाउस से आती है। पावर हाउस में 220 वोल्ट की जो ट्यूब्स बनती थी, तो वो हर साल 100 जगह पे ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं और हर साल 200 ट्यूबलाइट लग जाती है। तो बाद में मैनेजमेंट को पता चला कि ये ट्यूबलाइट सब घर में चली जाती है, लोग ले जाते हैं ट्यूब, अपने घर की फ्यूज हुई ऑफिस से ले आए। तो उन्होंने क्या किया कि पावर हाउस के लिए स्पेशल ट्यूबलाइट बनवाई, इसकी रेटेड वोल्टेज 410 410 अभी भी लगी हुई। तो अब
वो घर में आकर नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? फ्यूज नहीं होगी, करंट कम हो जाएगा। तो अगर 400 वोल्ट वाली को आप 200 वोल्ट ही देंगे, करंट नहीं आएगी, तो ग्लो ही नहीं करेगी, जलेगी। समझ में आया? ओके। तो इस तरह से रेटेड वोल्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर मशीन। अब ये अगर हमको नहीं पता तो जैसे मैं जब अमेरिका गया था तो वहां से एक घड़ी लेके आया। वो घड़ी वहां बड़ी अच्छी सुंदर दिख रही थी, सस्ती मिल रही थी, लेके आ गए, यहाँ चलाए। तो वो हर घंटे में अपना 10 मिनट पीछे हो जाती और शाम होते होते आराम से 1-1.5 घंटा 2 घंटा पीछे हो जाती। तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो बाद में फिर देखा उसकी रेटेड वोल्टेज थी, रेटेड वोल्टेज 110, क्योंकि अमेरिका में 110 होती है। उसका तो मैंने इंतजाम कर लिया था, बीच में एक रेजिस्टेंस लगाया वोल्टेज करता है। उसके बाद भी उसका टाइम ठीक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अमेरिका में फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की 60 हर्ट्ज, हमारे यहाँ होती है 50 हर्ट्ज। तो वहां जब घड़ी का कांटा 60 बार आगे चलता है तो हमारे यहाँ 50 बार आगे चलता है। इसलिए वो घड़ी कभी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया में कहीं भी जाओ फ्रीक्वेंसी वही है। तो दैट वाज द बेस। तो वो क्या चीज थी? दैट वाज ए रेटेड फ्रीक्वेंसी। तो रेटेड मतलब क्या होता है? जिस फिगर के लिए उस मशीन को डिजाइन किया गया, दैट इज रेटेड, और उसमें वो अपनी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी थी। ओके। अब बल्ब के ऊपर रेटेड वोल्टेज लिखी होती है 220 वोल्ट, दैट इज व्हाट? रेटेड वोल्टेज। बल्ब जब भी आप लाएंगे, बल्ब में आपको 2 इंफॉर्मेशन मिलेंगी। वन इंफॉर्मेशन इज वोल्टेज, अदर इंफॉर्मेशन इज वॉटेज, वॉट। ये 2 इंफॉर्मेशन हमको मिलती है सिर्फ। लेकिन फिजिक्स का जिसको नॉलेज है वो इससे बाकी सब चीजें निकाल सकता है। अब हम एक बल्ब लेकर आते हैं, उस बल्ब पे लिखा है 220 वोल्ट 100 वॉट। तो 220 वोल्ट क्या है? इसकी रेटेड वोल्टेज, और 100 वॉट क्या है? उसकी रेटेड पावर। अब आप मुझे इससे रेटेड करंट निकाल कर बताइए। ये रहा, कितनी करंट आ गई? 5/11 इज द रेटेड करंट। अब इससे रेजिस्टेंस निकाल के बताइए। तो जब भी हमको किसी बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना हो तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? तो आंसर है V इज, ये जो पावर उस पर लिखी है और उस पे क्या लिखा है? V, और हम किसको ढूंढ रहे हैं? R। तो एक रिलेशन बताइए जिसमें P, V और R आते हैं। यस सही है, P, V और R। ओके, फिर से पावर का फॉर्मूला क्या होता है? हुआ? तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें कौन कौन है? P, V और R। अगर हमको R निकालना है तो R किसके बराबर होगा? R इज इक्वल टू V अपॉन, सॉरी, R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन V। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इससे 100 वॉट बल्ब का रेजिस्टेंस निकालकर बताइए जो 220 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। 220 वोल्ट 100 वॉट, बताइए कितना होगा? 220 अपॉन 100, बस देखिए 444 आया, 484। ओके, तो 100 वॉट बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होता है? रेजिस्टेंस ऑफ 100 वॉट बल्ब 484। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ 40 वॉट बल्ब बताइए। टू 220 अपॉन 4, कितना आया? 1 11 into 11 होता है, कितना आता है? उसके बाद देखिए, आप बताइए कितना आया?
1 2 अरे 1 2 1 के साथ कुछ और होगा ना 0 1 2 1 0। ये किसका है 40 वॉट, ये किसका है 100 वॉट। तो देखिए किसका रेजिस्टेंस कम किसका ज्यादा, जिसका वोल्टेज ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम और जिसका वोल्टेज कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। लेकिन हम लोग तो ये सोच रहे थे कि रेजिस्टेंस से हीट होता है, हीट से ही निकलता है, लेकिन याद रखिए जब हम एक जैसा वोल्टेज लगाते हैं, एक जैसा वोल्टेज लगाते हैं तो हमारा पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर और रेजिस्टेंस कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक बल्ब में 220 वोल्ट लगाया, दूसरे में भी 220 वोल्ट लगाया, तो हम कांस्टेंट किसको कर रहे हैं V को कांस्टेंट छोड़ दीजिए, क्या रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसकी पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। नोट कर लीजिए हाई पावर बल्ब हैज लो रेजिस्टेंस, हाई पावर बल्ब हैज लो रेजिस्टेंस। जिसकी पावर जितनी ज्यादा उसका रेजिस्टेंस उतना कम। ये बात समझ में आ गई। अब अगली चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, एक बल्ब 220 वोल्ट लिखा हुआ आया है, अगर 220 वोल्ट 100 वॉट का है, क्या हम उसमें 150 वोल्ट लगा सकते हैं? तो आंसर है लगा सकते हैं, हमको कोई मना नहीं कर सकता। हमारे घर में है, हमने 150 वोल्ट सप्लाई दे दी उसको, ठीक है। लेकिन क्या होगा, अब इस उत्तर को याद रखिए, हम उसका वोल्टेज बदल सकते हैं, उसके कारण उसकी करंट बदल जाएगी। अगर उसका V और I दोनों बदल गया तो V मल्टीप्लाइड बाई I पावर वो भी उसकी बदल जाएगी, तो वो हमको उतनी पावर नहीं देगा। 220 वोल्ट लगाएंगे तो 100 वॉट पावर देगा, हम 150 वोल्ट लगा सकते हैं, हमने 150 वोल्ट लगाया लेकिन वो हमको 100 वॉट पावर नहीं देता, कम देता है पावर। क्यों? हमने कहा कि भाई 100 वॉट बल्ब है, 100 वॉट पावर देना चाहिए उसको, उतना ही चमकना चाहिए, लेकिन उसमें शर्त है और उसके ऊपर शर्त लिखी हुई है। क्या शर्त लिखी है उसकी भाषा देखिए, दिस बल्ब विल गिव यू 100 वॉट ऑफ पावर इफ यू सप्लाई 220 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप 220 वोल्ट नहीं देंगे तो वो आपको 100 वॉट नहीं देगा। इसलिए याद रखिए 100 वॉट का बल्ब हमेशा आपको 100 वॉट लाइट नहीं देता। कब देता है? हाँ, जब हम उसकी रेटेड वोल्टेज देंगे तब वो रेटेड पावर हमको देगा। समझ में आया? अगर हमने उसकी वोल्टेज कम कर दी तो वो कितना पावर हमको देगा, कितनी पावर मतलब कितनी लाइट देगा, इसको कैसे निकालेंगे? दिस इज द न्यूमेरिकल व्हिच इज आस्क्ड फ्रॉम अस कि 220 वोल्ट के बल्ब को अगर हमने 180 वोल्ट लगाया तो वो आपको कितनी पावर देगा। ये तो अब श्योर हो गया कि वो 100 वॉट नहीं देगा। ओके, अब हम चक्कर में पड़ गए कि वोल्टेज चेंज हो गई, करंट चेंज हो गई, वोल्टेज चेंज हो गई, हम कैलकुलेट किसके बेसिस पे करेंगे? तो अब एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो चेंज नहीं होती बल्ब, कौन सी? रेजिस्टेंस। क्योंकि रेजिस्टेंस हार्डवेयर है, वो हम सप्लाई नहीं कर रहे, बल्ब में लग के आए, हम वोल्टेज बाहर से बदलते हैं लेकिन अंदर तार तो वही लगा हुआ है, तो बल्ब का क्या नहीं चेंज होता? रेजिस्टेंस। तो इस बात को नोट कर लीजिए, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब नेवर चेंजेस। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब डू नॉट चेंज। अगर हम उसकी करंट बदल दें, अगर हम उसकी वोल्टेज बदल दें तो क्या नहीं बदलेगा? रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, बिकॉज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? रो एल अपॉन ए। न तो हम उसके अंदर की तार की लेंथ बदल सकते हैं, न एरिया बदल सकते हैं, और न वो मेटल बदल सकते हैं, इसलिए रो एल अपॉन ए उसका कांस्टेंट है। तो बल्ब में कौन कांस्टेंट होता है? आर। अब बल्ब की पावर का आर से लगा हुआ कौन सा फॉर्मूला है? दो, एक ये फॉर्मूला है V² अपॉन आर और एक ये फॉर्मूला। हम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करके उसकी पावर निकाल सकते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं
पूछूंगा कि 150 वोल्ट मैंने लगाया या 180 वोल्ट लगाया तो 220 वोल्ट वाला जो 100 वॉट का बल्ब है मुझे कितनी पावर देगा, तो मैं पावर निकालना चाहता हूं और वोल्टेज कितनी दे रहा हूं 180 स्क्वायर। तो मुझे और क्या चाहिए, आर चाहिए। अगर आर होता तो मैं पावर निकाल दूं। कौन सा बल्ब है 100 वॉट, 100 वॉट का आर पहले निकाल चुका। किससे निकाला था हमने, उसके ऊपर लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर। इसीलिए ये दो चीजें लिखी जाती हैं कि आप इसका आर कैलकुलेट कर लें। अब बताइए इसमें मुझे 100 वॉट के बल्ब में कितना आर लिखना चाहिए, 484। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, सो दिस इज 180 into 180 अपॉन 484। ये देखिए अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, इफ यू मेक इट 500 तो ये दो जीरो कैंसिल हो गए, ये आ गया 18 into 18 अपॉन 5, तो ये करीब करीब 60 वॉट के करीब आएगा। ठीक है, तो इस तरह से 100 वॉट का बल्ब हमको कितनी पावर देता है, 60 वॉट, क्योंकि हमने उसका वोल्टेज कम कर दिया 180 वोल्ट कर दिया। तरीका समझ आया? ओके, अब आप मुझे एक सम बनाकर दिखाइए। ए बल्ब ऑफ 200 वॉट, ए बल्ब ऑफ 200 वॉट एट 220 वोल्ट is given electric supply of 150 volt. 150 volt. What will be its power output? What will be its power output? Step number 1, find out resistance. आप मुझे आंसर दे रहे हैं 165 वॉट, ये बोल रहे हो ना, पावर के बारे में बता रहे। तो हमारा बल्ब ओरिजिनल रेटिंग क्या थी, 220 वोल्ट और 200 वॉट। तो हमने इसका रेजिस्टेंस निकाला 220 into 220 divided by 200। 242। अब हमने यहां से पावर ले ली, पावर इज इक्वल टू 150 वोल्ट दिया उसको, 150 स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस 242, 150 into 1, इसको 5 से कैंसिल कर दिया, निकाली कितना आया, अप्रोक्सीमेटली 90 के आसपास कुछ आएगा, 90 से थोड़ा सा कम, कितना 92.97, अच्छा 90 से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, हाँ 90 से थोड़ा ज्यादा। तो ये कितना आंसर आया इसका 93। तो ओरिजिनल ये बल्ब कितना था 200 वॉट और इसने हमको कितनी पावर दी 93 वॉट। ये डिम हो गया, कम वोल्टेज, इसलिए कम वोल्टेज पे बल्ब हमेशा डिम हो जाते हैं। तो हम ज्यादा वोल्टेज करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा लाइट देंगे, देता है क्या, नहीं देता, क्यों, वो मैं पहले बता चुका हूं, हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उसकी रेटिंग को पार कर रहे हैं और रेटिंग को पार करेंगे तो चल जाएगा, ठीक है, वो अपनी मैक्सिमम ताकत तक दे रहा था, लेकिन वोल्टेज कम करेंगे तो वो डिम हो जाएगा और इस तरह से देगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट प्रिंसिपल, अगर हम दो बल्ब को सीरीज में जोड़े और पैरेलल में जोड़े, यहाँ पर हमने कुछ सप्लाई दी हुई है और इस सप्लाई से ये दो पॉइंट के बीच में 220 वोल्ट है और यहाँ से दो बल्ब हमने सीरीज में जोड़ दिए, दोनों 100 वॉट हैं,
100 वॉट एंड 100 वॉट। अगर इन दोनों को सीरीज में जोड़ा है तो ये हमको कितनी पावर देंगे? तो बड़ा सिंपल है, अगर ये दोनों सीरीज में हैं, दो रेजिस्टेंस सीरीज में हैं, हर एक को कितनी वोल्टेज मिलेगी? हाफ हाफ। ये 220 वोल्ट है तो इसको कितनी मिली? और इसको दोनों को कितनी कितनी मिली? 110। अब 220 वोल्ट का बल्ब अगर आप 110 में जलाएंगे तो क्या होगा? पावर उसकी कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? V का स्क्वायर। यस, वेरी गुड। अब डायरेक्टली आपको इंस्टिंक्ट भी बता देगी कि अगर आप वोल्टेज को हाफ करते हैं तो पावर का क्या होगा? फॉर्मूला क्या है? E is equal to V square on R। V R कांस्टेंट है, P V को आप हाफ कर रहे हैं तो पावर कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? हाफ का स्क्वायर 4 टाइम्स। ठीक है, तो जब हम वोल्टेज को हाफ करते हैं तो पावर 4 टाइम्स लेस हो जाती है। ठीक, अब दोनों की पावर 100 है, कितनी कितनी हो जाएगी? 1 4 1 4 25 एंड 25। और पहले कितनी कितनी थी? 100। तो जब भी हम सीरीज में बल्ब को लगाएंगे तो हमेशा पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नोट कर लीजिए, द bulbs in series always decrease the power। दोनों में क्या चीज एक समान है? आंसर है करंट। तो आप ये मत सोचिए कि अगर हम सीरीज में बल्ब लगाएंगे सब में एक जैसी करंट जाएगी और सभी हमको लाइट देंगे। नहीं देंगे, क्योंकि वोल्टेज कम हो गई। करंट कांस्टेंट है लेकिन वोल्टेज डिक्रीज हो गई तो पावर सबकी डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा देखिए, अगर हमने सेम 220 वोल्ट पर पैरेलल में लगाया, हंड्रेड वॉट, इसको वोल्टेज कितनी मिल रही है? 220 रेटेड वोल्टेज। इसको भी कितनी मिल रही है? रेटेड वोल्टेज। तो दोनों पावर कैसी देंगे? रेटेड पावर, यानी दोनों कैसी देंगे? 100 वॉट। तो जब हम पैरेलल में लगाते हैं तो 100 दे रहे हैं, और जब हम सीरीज में लगा रहे हैं तो 25 देते हैं। तो कैसा लगाना चाहिए बल्ब को? पैरेलल। तो पूरे घर में हमारे बल्ब सब पैरेलल में लगे, जैसा पहले मैंने सर्किट में आपको दिखाया था यहाँ पर कि हमारे घर में जब वायरिंग होती है तो लाइक दिस, एक तार पूरे घर से ऐसे जाता है, दूसरा तार ऐसे जाता है, और ये सब कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल। हर चीज पैरेलल में, ताकि हर एक को पोटेंशियल कैसा मिले? सेम 220 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पर ये पैरेलल में है, सबको फुल वोल्टेज मिलेगी और सबको फुल करंट मिलेगी। अब एक क्वेश्चन सिर्फ बचा जिसको आप कर चुके हैं, राइट। तो फिर से एक क्वेश्चन नोट करिए। वन बल्ब ऑफ 200 वॉट एंड अनदर बल्ब ऑफ 40 वॉट। One bulb of 200 watt 220 volt, another bulb of 40 watt 220 volt are connected in series. Find out the output voltage given by them. Find out the output voltage given by them.
220 वोल्ट पर दोनों को हमने सीरीज में लगा दिया। क्या चीज दोनों की आपस में ऐड हो जाएगी? ओके, इसको किस तरह से अप्रोच करना है? दो तरीके हैं इसके। पावर निकालने का एक फॉर्मूला है V²/R। आपको R पता होना चाहिए और दूसरा आपको V पता होना चाहिए। R निकालना आपको शुरू से ही आ गया, आप दोनों का R निकाल चुके हैं। 200 का कितना होता है, 40 का कितना होता है, ठीक है। और आपको क्या चाहिए? V। अगर आपको दोनों R मालूम है तो V का डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए ओम्स लॉ से। कैसे निकलता है V का डिस्ट्रीब्यूशन? तो मेथड देखिए, अब इसका मेथड याद करिए, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन यही है। तो पहला, दोनों का इंडिविजुअल R निकालना। स्टेप नंबर 2, दोनों के R से इक्विवेलेंट R निकालिए सीरीज में और इस सर्किट की करंट निकालिए I। जब I निकल जाएगी तो हमको मालूम है सीरीज में I कैसी होती है, कॉमन। अगर I कॉमन है तो हमको V निकालने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पावर का I का फॉर्मूला है। पावर का I का फॉर्मूला क्या है? I²R। उसी फॉर्मूले को हम यूज कर लेते हैं। यहां हमने I सब में एक जैसा होगा I, तो इसका I²R नया वाला निकालिए, इसका I²R नया वाला निकालिए, दैट विल बी द न्यू पावर। बस, तो इसको रेजिस्टेंस जैसा ही ट्रीट करना है। इसका R निकालिए, इसका R निकालिए, सीरीज में दोनों को जोड़िए, इक्विवेलेंट R निकालिए और इस सर्किट का करंट निकालिए। R इक्विवेलेंट आपने निकाला, 40 वॉट का हमने कितना निकाला हुआ था रेजिस्टेंस, हाँ 1210, और 200 का भी अभी आपने निकाला था कितना, 92। तो इसका R हमने निकाला R 92 और इसका R निकाला 1210। तो R इक्विवेलेंट कितना हुआ? 200 वॉट का रेजिस्टेंस, 242। यस, ओके, हाँ ठीक है, 242। ये ठीक है, ओके। तो R इक्विवेलेंट निकाल दीजिए। ये R इक्विवेलेंट निकल गया। R इक्विवेलेंट निकलने के बाद सर्किट की करंट निकालिए। ये इसकी करंट आ गई। अब अगर ये करंट आई है तो इनकी नई पावर निकाल लीजिए। इफेक्टिव पावर ऑफ 100 वॉट पर इज इक्वल टू I²R। इस सर्किट में I कितना फ्लो हो रहा है, 0.15, इसका स्क्वायर और इसका R 240। ये इसके R की वैल्यू है। पहले का कितना आया? 5.44 आया।
सेकेंड का 27.27. ओके, ये दोनों के रिजल्ट आ गए। तो देखिए इन दोनों में से ज्यादा लाइन किसकी है? 5 और 27 बड़ा है, ज्यादा लाइन दे रहा है कौन सा बल्ब? हाँ, याद रखिए जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो ज्यादा लाइन कौन देता है? जो कम वोल्टेज वाला बल्ब होता है। कम पावर का बल्ब ज्यादा लाइन देगा, ज्यादा पावर का बल्ब कम लाइन देगा। ये किसमें होता है? सीरीज। ये प्रिंसिपल याद रखिए। सो सीरीज का पहला फैक्ट, इसमें कम से कम कितना वॉट था? 40। दोनों बल्ब को देखिए 40 से भी कम है। तो सीरीज में पहली चीज क्या होती है? सभी बल्ब की पावर कम हो जाती है। ठीक है, एक तो ये होगा ही होगा, सभी बल्ब डिम हो जाएंगे। डिम होने के बाद उसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो ज्यादा लाइट कौन देगा? जिसकी पावर कम थी, और कम लाइट कौन देगा? जिसकी पावर ज्यादा। लेकिन दोनों डिम हो जाएंगे, इसलिए सीरीज में कभी भी बल्ब नहीं लगाने चाहिए। दे विल नॉट गिव द डिजायर्ड लाइट। तो ये हमने प्रिंसिपल लिख दिया। इन सीरीज लाइट बिकम डिम bulb with less power gives more light. जिसकी पावर कम है वो लाइट ज्यादा होगी। ठीक है, ये सीरीज में इसको आप याद रखें। बाकी आपने सब पढ़ा हुआ है रेसिस्टेंस वगैरह का। ये मुझे बताइए, अगर हम एक छोटे वाले बल्ब लेके आते जो 2 वोल्ट पे चलते हैं और हम एक लड़ी बनाना चाहते हैं, हमारे घर में वोल्टेज है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट अगर आप 2 वोल्ट को देंगे तो क्या होगा? करंट इतनी ज्यादा होगी कि वो तुरंत चल जाएगा। ठीक है, उसकी रेटिंग से ज्यादा हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे चला सकते हैं? सीरीज में क्या डिवाइड होता है? वोल्टेज करंट से वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट सेम रहती है। तो हमको कितने बल्ब लगाने चाहिए? आंसर है 110 बल्ब लगाया तो 220 वोल्ट के कितने टुकड़े हो गए? 110। तो एक बल्ब को कितना वोल्ट मिला? और यही उसकी रेटिंग है। 2 वोल्ट मिलने से वो फुल लाइट देता है। अगर हम उसकी लाइट को कम करना चाहते हैं तो बल्ब को कम करें या बढ़ा दें? बल्ब को बढ़ा दे तो हर एक की वोल्टेज कम हो जाएगी और उसके कारण उसकी पावर कम हो जाएगी। एक हीटर की तार जो किचन में हम यूज कर रहे हैं वो किनारे में जहां स्क्रू से लगी है वहां से जल गई। हमने उसको काट के उतना हिस्सा छोटा कर दिया। अब बताइए हीटर की पावर कम हो गई कि बढ़ गई? फिर से दूसरी तरह से लेते हैं। एक हीटर की तार 1 मीटर लंबी है, 220 वोल्ट पे लगाया, 1000 वाट हीट देता है। हमने उसको आधा कर दिया, आधे को फेंक दिया, बाकी आधे को लगा दिया। अब वो 1000 वाट की जगह हमको 500 वाट देगा कि 2000 वाट देगा? 2000। क्यों? रेजिस्टेंस कम हो गया तो कौन सा फॉर्मूला लगाया? वेरी गुड, V²/R क्यों लगाया आपने? I²R क्यों नहीं लगाया? क्योंकि पहले भी हम उसको 220 वोल्ट दे रहे थे और बाद में भी 220 वोल्ट दे रहे हैं। हम क्या कांस्टेंट रख रहे हैं? वोल्टेज। इसलिए P = V²/R। तो अगर हमने उसका R आधा कर दिया तो पावर क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, वोल्टेज कांस्टेंट। समझ आया? फिर से अगर एक हीटर की लेंथ को आप छोटा कर दें तो उसकी पावर का क्या होगा? पावर हमेशा इंक्रीज होते जाएगी, याद रखिए। तो
तो फिर हम 1000 वॉट की जगह अगर हमको 2000 वॉट पावर मिले, ये तो बड़ा आसान है। 1000 वॉट की तार हम लाए, उसके 2 टुकड़े कर लिए, ये कितने का हीटर बन गया? 2000 वॉट का। ये भी कितने का हीटर बन गया? 2000 वॉट का। क्यों नहीं करते ऐसा? यस, क्योंकि वो उसकी रेटिंग से ज्यादा है। अगर वो 2000 वॉट हमको हीट देगा, इतना ज्यादा गर्म होगा जो उसकी रेटिंग से ज्यादा है, और वो फ्यूज हो जाए। नहीं तो उसको काट के 2000 के 2 हीटर बेचना मैन्युफैक्चरर को भी आता है, तो वो क्यों हमको 1000 का देगा? समझ में आया? इसलिए हम उसको, अच्छा होता क्या है कि हमारे घर में हीटर का एक किनारा जलता है, हम छोटा कर देते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं फिर जल गया, फिर और छोटा कर देते। तो हम हर बार क्या करते जा रहे हैं? उसकी हीट बढ़ाते जा रहे हैं, और जितना ज्यादा वो हीट होगा उतना ज्यादा वो फिर से जलेगा। समझ में आया? तो इसलिए जितना हम छोटा करते जाते हैं उतना वो और जल्दी जल्दी जलते जाता है, क्योंकि उसकी हीटिंग पावर बढ़ जाती है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि अगर हम हीटर को हाफ कर दें तो उसकी पावर कितनी बढ़ जाएगी, 3 टुकड़े कर दें तो हर एक की पावर कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये मान के कि वो नहीं गल रहा है तो उसकी पावर डबल हो जाएगी। ओके, so we close it today. The heating